एक समय की बात है, बहुत दूर एक गांव में वहाँ एक औरत थी जिसको काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसकी दो बेटियां थी, एमिली और एमा। एमा एक आलसी और निकम्मी लड़की थी। एमिली बहुत ही मेहनती और होशियार लड़की थी, लेकिन उनकी माँ एमा से ज्यादा प्यार करती थी क्योंकि वो छोटी थी और वो उसको बच्चे की तरह रखती थी। इस वजह से वो सारा काम एमिली से करवाती थी। एमिली, जल्दी करो और काम खत्म करो ताकि तुम बाहर जाकर कढ़ाई बेच सको। उसकी माँ और बहन के आलस की वजह से सिर्फ एमिली ने दोपहर में बाजार में जाकर अपने हाथ से बनी कढ़ाई बेची। जब वो घर आई, उसकी माँ ने सिर्फ एमा के लिए ही खाना बनाया, जबकि एमिली बचा कुचा खाकर ही अपना पेट भर लेती थी। एक दिन एमिली बाहर कुएं के किनारे कढ़ाई बनाने के लिए गई। उसने अपने हाथों से कढ़ाई का काम शुरू किया। उस समय ही अचानक से उसके सिर पर एक मुर्गा बैठ गया और आवाज देने लगा। ओह, मेरे सर से हट जा मुर्गे! ओह नहीं, मेरी कढ़ाई! एमिली इतनी दुखी थी कि उसने अपनी कढ़ाई कुएं में गिरा दी। अगर माँ को पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा होगी। अब मैं क्या करूँगी? अपना दिमाग और बाल्टी का इस्तेमाल करो। दिमाग बाल्टी, दिमाग बाल्टी। जैसा मुर्गे ने कहा था, एमिली ने कुएं पर लटकी हुई बाल्टी लेना चाहिए। वो बाल्टी हाथ में लेनी ही वाली थी, तभी उसका संतुलन बिगड़ गया और वो कुएं में गिरने लगी। जब एमिली की आंख खुली, तभी उसने खुद को रंग बिरंगे फूलों वाले बगीचे में पाया। क्या सुंदर जगह है! मैं कहाँ पर हूँ? जब वो थोड़ी दूर चली, उसके सामने एक खरगोश आया। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मैं ये गाजर बाहर नहीं निकाल पा रहा हूँ। एमिली ने तुरंत जाकर उसकी मदद की और बड़ी आसानी से वो गाजर बाहर निकाल के दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जब खरगोश खुशी से जाने लगा, एमिली अपने रास्ते पर चलने लगी। क्या तुम मुझे पानी दे सकती हो? नहीं तो सूख कर मैं मर जाऊंगा। उसने गुलाब देखा जो मुरझाने वाला था। एमिली झरने के पास आई और उसने गुलाब के लिए पानी हथेली में लेकर उसकी जड़ों में डाल दिया। गुलाब जीवित हो गया और खुशबू बिखराने लगा। बहुत धन्यवाद, अब मैं खुशी से लंबा जी लूंगा। एमिली अपने रास्ते पर चलने लगी। कुछ समय बाद उसको एक घर दिखा। घर के सामने एक अजीब औरत जो एक चुड़ैल जैसी दिखती थी, उसको देखने लगी। एमिली उस औरत से बहुत डर गई थी। वो बस वहाँ से जल्द जाना चाहती थी। डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटी, इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। एमिली दिलचस्पी से उसके पास गई। मेरा नाम है हॉली। सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। अगर तुम मेरे घर का अच्छे से ख्याल रखोगी तो तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। बस मैं इतना चाहती हूँ कि तुम हर सुबह मेरे बिस्तर को पंखों से ढके रखना। मुझे नहीं पता मैं घर कैसे जाऊंगी। मुझे लगता है कि मैं यहाँ रह सकती हूँ। एमिली ने घर की अच्छी देखभाल की, जैसा माँ हॉली चाहती थी। हर सुबह वो माँ हॉली के बिस्तर को पंखों से ढकना नहीं भूलती थी। माँ हॉली एमिली को बहुत प्यार करने लगी। वो उसके लिए शाम में बहुत अच्छा खाना बनाती। दिन
ऐसे गुजरते गए। एमिली यहाँ पर बहुत खुश थी, लेकिन वो अपने असली घर को याद करने लगी। माँ हॉली, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पर अब मुझे घर जाना है। एमिली, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने यहाँ काम किया और इतना समय मेरे साथ यहाँ रही। बिल्कुल तुम घर जा सकती हो। मैं रास्ते में तुम्हारे साथ चलूंगी। ओह धन्यवाद माँ हॉली। माँ हॉली एमिली को गोल्डन दरवाजे पर ले गई। जैसे ही एमिली दरवाजे से बाहर गई, वो नए कपड़े और सोने से भर गई। तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से। ये तुम्हारा हुक और कढ़ाई जो गिर गया था, ये लो। ओह, आपका बहुत धन्यवाद माँ हॉली। आप एक अच्छे इंसान हैं। फिर माँ हॉली ने एमिली की आंखें अपने हाथ से बंद की और उसको 3 तक गिनने को कहा। 1, 2, 3। जब एमिली ने आंख खोली तो खुद को घर के सामने पाया। एमिली वापस आ चुकी है और अब वो सोने की लड़की बन चुकी है। एमिली को देखकर उसकी माँ और बहन एमा अपना आश्चर्य नहीं छुपा पाई। तुम्हें इतने सुंदर कपड़े कहाँ से मिले? एमा, चुप हो जाओ। मेरी प्यारी बेटी, मैं बहुत परेशान थी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि कहाँ से इतने सारे जेवर मिले? एमिली ने सब कुछ बता दिया। उसकी माँ ने सोचा कि एमा भी कुछ ऐसा ही करे। उसने लालच में एमा को कुएं पर भेजा। एमा ने कढ़ाई और हुक कुएं में फेंक दिया और वो खुद भी कूद गई। जब उसने अपनी आंख खोली तो अजीब बगीचे में खुद को पाया, जहाँ से एमिली आई थी। कुछ दूर चलकर उसने एक खरगोश को देखा। उस खरगोश ने एमा से गाजर को बाहर निकालने को कहा। बिल्कुल नहीं, मैं अपने हाथ गंदे नहीं कर सकती किसी खरगोश के लिए। एमा बिना खरगोश की मदद किए ही चली गई। थोड़ी आगे उसने गुलाब देखा जो मुरझाने वाला था। गुलाब ने मदद मांगी। मैं तुम्हें पानी नहीं दे सकती। तुम्हारे पास कांटे हैं जो मेरे हाथ पर लग सकते हैं। हाँ। एमा बिना गुलाब की मदद किए चली गई। अंत में वो माँ हॉली के घर के सामने आई। मैंने सुना है कि आपको घर के काम करने के लिए कोई चाहिए। मैं खुशी से यहाँ काम कर दूंगी। माँ हॉली ने एमा को बताया क्या करना है। याद रहे, तुम्हें हर सुबह मेरे बिस्तर पर पंख बिछाने हैं। एमा सब के लिए राजी हो गई। उसने पहले दिन अच्छा काम किया। अच्छे से पंख बिस्तर पर लगाए। पर कुछ दिनों बाद वो काम को छोड़ने लगी। दिन ब दिन घर बहुत गंदा होता जा रहा था और एमा को माँ हॉली के बिस्तर पर पड़े पंखों की भी कोई चिंता नहीं थी। माँ हॉली को गुस्सा आया जब उसने देखा एमा ऐसा काम नहीं कर रही थी जैसा उसने वादा किया था। मुझे लगता है अब तुम्हें घर जाना चाहिए। एमा ये सुनकर बहुत खुश हुई, क्योंकि उसको सोने के जेवर और सुंदर कपड़े चाहिए थे, वो भी जल्द से जल्द। हाँ, बिल्कुल सही। मुझे अपना इनाम मिलेगा और मैं घर जाऊंगी। माँ हॉली उसको गोल्डन दरवाजे पर ले गई। जब एमा दरवाजे से बाहर निकली तो उसके ऊपर सोने की जगह मिट्टी गिरने लगी। ये क्या हो रहा है? ये सब क्या है? तुम पर सोना इसीलिए नहीं गिरा क्योंकि तुमने अच्छे से काम नहीं किया। अब 3 तक गिनो और अपने घर जाओ। 1, 2, 3। फिर उसने खुद को घर के बगीचे में पाया।
उसको देखकर मुर्गा बोलने लगा, ककड़ोलो, एमा वापस आ चुकी है और वो पूरी मिट्टी में है। ककड़ोलो। उसकी माँ और बहन उसको देखकर हैरान हुए। एमा ने बताया कि ये मिट्टी भरे कपड़े उसका कोई काम ना करने का इनाम है जो माँ हॉली ने उसे दिया था। उस दिन से एमा प्यार से काम करने का मतलब समझ गई और वो तेज हो गई और अपने बहन की तरह कढ़ाई बनाने लगी। और ऐसे दोनों बहनें खुशी से जीने लगी, कढ़ाई बनाकर और बेचकर रहने लगी। एक बार की बात है, एक आदमी अपनी 2 बेटियों के साथ रहा करता था। उनका घर बहुत ही सुनसान जगह पर था। उनमें से एक बेटी बहुत ही मेहनती थी और दूसरी बहुत ही आलसी थी। तुम मेरी कभी मदद नहीं करती और मैं हर बार थक जाती हूँ। अरे नहीं, तुम तो सफाई कर ही रही हो ना, तो फिर मैं अपने हाथ गंदे क्यों करूं? उनके पापा बहुत ही मेहनती थे। वो हमेशा थक जाते थे। वो लोग सिर्फ सूप और डबल रोटी ही खाया करते थे। एक दिन उनके पापा ने अपनी बेटियों से एक फरमाइश की। मेरी प्यारी बच्चियों, तुम तो जानती हो मैं तुम दोनों को बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा था अब तुम दोनों बड़ी हो गई हो और वक्त आ गया है कि तुम दोनों अपनी जिम्मेदारियां उठाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों नौकरी ढूंढो, काम करो। आपने सही कहा पापा, मैं अपने लिए नौकरी ढूंढूंगी। और तुम्हारा क्या विचार है बेटी? हाँ, दीदी को नौकरी ढूंढनी चाहिए क्योंकि नौकरी करना उन्हें काफी सूट करता है। पर मेरे हिसाब से मुझे घर का ही काम करना चाहिए। वो आदमी अपनी बेटियों का उत्साह देखकर काफी खुश था। अगले दिन जब मेहनती लड़की अपने लिए नौकरी ढूंढने जा रही थी तो उसके पापा उसके पास आए। मेरी प्यारी बच्ची, मैं एक नसीहत देना चाहता हूँ। जो भी तुमसे मदद मांगे कभी मना मत करना और हमेशा मेहनत से अपना काम करना। जो भी काम तुम्हें दिया जाए उसे पूरी ईमानदारी से करना। थैंक यू पापा, मैं आपकी नसीहत नहीं भूलूंगी। मेरी प्यारी बच्ची, गुड बाय। वो मेहनती लड़की अपने लिए नौकरी ढूंढने चली गई और वो आलसी लड़की जो कि घर का काम करने वाली थी, उसने कुछ भी नहीं किया और घर दिन ब दिन गंदा होता जा रहा था, लेकिन वो साफ सफाई नहीं करती थी। मेहनती लड़की कई दिनों तक चलती रही, लेकिन उसे कोई भी नौकरी नहीं मिली। कुछ देर बाद मेहनती लड़की ने एक सूखा हुआ पेड़ देखा और उसके पास गई। हेलो यंग गर्ल, क्या तुम मेरी सूखी डालियां हटा सकती हो और जड़ों में थोड़ा पानी डाल दोगी? उस मेहनती लड़की ने उसकी टहनियों को साफ किया। ऐसा करने में उसके हाथ छिल गए और फिर उसने अपने पीने का पानी पेड़ की जड़ों में डाल दिया। शुक्रिया प्यारी बच्ची, लेकिन अब तो तुम्हारे पास पानी बचा ही नहीं। कोई बात नहीं, तुम्हें मदद की जरूरत थी तो मैंने किया। मैं थोड़ी दूर और चल के खुद के लिए पानी ढूंढ लूंगी। मेहनती लड़की फिर आगे की तरफ चल पड़ी। कुछ देर चलने के बाद उसे एक तंदूर दिखा जो कि बुरी तरह से टूट फूट चुका था। हे प्यारी बच्ची, क्या तुम मेरा हुलिया ठीक करके मुझे बेहतर बना सकती हो? मैं टूट गया हूँ। मेहनती लड़की ने हाथ में मिट्टी ली और तंदूर की सारी दरारें भर दी। शुक्रिया प्यारी बच्ची, लेकिन मेरी वजह से तुम्हारे कपड़े बहुत गंदे हो गए। ओ कोई बात नहीं, कपड़े अगर गंदे होते हैं, तुम्हें मदद चाहिए थी तो मैंने कर दी। उस मेहनती लड़की ने चमकता हुआ तंदूर पीछे छोड़कर आगे की ओर बढ़ गई। कुछ देर चलने के बाद उसे एक प्यारी सी भेड़ मिली, पर वो भेड़ सर से लेके पांव तक कोयले की तरह काली थी। हेलो लड़की, मैं गलती से कोयले की खान में गंदी हो गई। क्या तुम मुझे इस झील में नहला दोगी? उस मेहनती लड़की ने झील के पास बिठा के उसे साफ किया।
और वो भेड़ चमकने लगी और बहुत ही सुंदर हो गई। शुक्रिया, लेकिन मेरी वजह से तुम भीग गई। तुम्हें मदद चाहिए थी, मैंने कर दी। और मेरे कपड़े पहले से ही गंदे थे, अब साफ हो गए। मेहनती लड़की फिर से चल पड़ी। जब अंधेरा हुआ तो उसे एक खूबसूरत सा घर दिखाई दिया जहाँ 7 परियां रहा करती थी। मेहनती लड़की उस घर के अंदर गई। हेलो, मैं बिना अनुमति यहाँ आने के लिए माफी चाहती हूँ। मैं अब बड़ी हो गई हूँ तो नौकरी ढूंढ रही हूँ। तुम चाहो तो तुम यहाँ काम कर सकती हो। हमारे घर में 7 कमरे हैं। तुम रोज 6 कमरों को साफ कर देना, लेकिन हाँ, 7वें कमरे में मत जाना। मेहनती लड़की ने नौकरी कबूल कर ली। जैसा कि परी ने कहा था, उसने रोज 6 कमरे को साफ किया और 1 साल तक वो उस 7वें कमरे में बिल्कुल नहीं गई। और जब उसके पास अच्छे पैसे जमा हो गए तो उसने सोचा कि वो घर वापस जाएगी। घर जा सकती हूँ? हाँ जरूर, तुम जा सकती हो। मैं हैरान हूँ कि तुम 7वें कमरे में नहीं गई। पापा हमेशा कहते थे कोई भी काम लगन से करना और ईमानदारी से, जो भी काम मिले। मेरा काम 6 कमरों की सफाई करना था तो मैंने वही किया। आपने मुझसे यही कहा था ना? हम तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत के लिए कुछ देना चाहते हैं। चलो हमारे साथ आओ। सारी परियां उसे उस 7वें कमरे में लेकर गई। जब वो लड़की उस कमरे में गई तो वहाँ ढेर सारे सोने चांदी के सिक्के देखे। अब तुम इन सारे सिक्कों पर लेटो और जितने सिक्के तुम में चिपक जाएंगे वो सब तुम्हारे होंगे। मेहनती लड़की इधर से उधर लौटने लगी। वो एक सितारे की तरह लग रही थी। सारे सिक्के उस पर चिपक गए थे। फिर मेहनती लड़की वहां से अपने घर के लिए निकल गई। रास्ते में उसे वही भेड़ मिली जिसे उसने नहलाया था, और वो भेड़ मोतियों से लिपटी हुई थी। मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूली हूँ। तुम जितने मोती चाहो मुझसे ले सकती हो। मेहनती लड़की ने उसका शुक्रिया किया और अपने हाथ और गर्दन उस मोतियों से सजा लिए और आगे की ओर चल पड़ी। इस बार उसे वही तंदूर मिला जिसकी मरम्मत उसने की थी। मैं भूला नहीं हूँ जो तुमने मेरी मदद की थी अंकल। मेरे गर्मा गर्म डबल रोटी और केक्स तुम्हारे लिए हैं। मेहनती लड़की ने कुछ डबल रोटी खाई और कुछ डबल रोटी अपने घर के लिए ले ली और आगे की ओर चल पड़ी। आगे के रास्ते में उसे वही पेड़ दिखा जो कि फलों से भरा हुआ था। आ जाओ प्यारी बच्ची, तुमने जो मेरी मदद की थी मैं भूला नहीं हूँ। ये लो, ये सारा रस तुम्हारे लिए है। मेहनती लड़की ने पेड़ का शुक्रिया अदा किया और फिर घर की ओर चल पड़ी। उसके पापा और उसकी आलसी बहन दरवाजे पर खड़े थे। लड़की की पोटली में सोना और मोती भरे हुए देखकर उसकी आलसी बहन उससे बहुत ज्यादा जलने लगी, क्योंकि उसे लगा कि उसकी बहन बहुत ज्यादा अमीर हो गई है। वो सारे सिक्के तो देखो। मुझे भी किसी अमीर घर में जाकर नौकरी ढूंढनी चाहिए। अगर मेरी बहन के पास मोती है तो मुझे भी चाहिए। आलसी लड़की ने अपने पापा से कहा कि वो नौकरी ढूंढने जा रही है। ठीक है मेरी बच्ची, लेकिन तुम घर में कोई काम नहीं करती तो बाहर जाकर कैसे काम कर पाओगी? आलसी लड़की पापा की बात पूरी होने से पहले ही चल पड़ी। वो दिन रात चलती रही। थोड़ी देर चलने के बाद उसे एक पेड़ मिला जो कि सूखा हुआ था। पेड़ ने उससे मदद मांगी। ओह हेलो यंग गर्ल, क्या तुम साफ कर सकती हो मेरी? हाँ, मैं इतनी धूप में तुम्हारा काम नहीं कर सकती। मेरे बाल खराब हो जाएंगे। बाय। आलसी लड़की आगे बढ़ी।
आगे चलते ही उसे वो टूटा हुआ तंदूर मिला। तंदूर ने उससे मदद मेरी मांगी। मदद करो, मैं टूट गया हूँ। मैं अपने प्यारे नाजुक हाथों को तुम्हारे लिए गंदा नहीं कर सकती। मेरी नेल पॉलिश भी खराब हो जाएगी। बाय। आलसी लड़की ने तंदूर की मदद भी नहीं की। फिर उसे एक भेड़ मिली जो कि बहुत ही गंदी थी, बिल्कुल काले कोयले की तरह। उसने भी उससे मदद मांगी। कितनी गंदी हो तुम, हट जाओ मेरे रास्ते से गंदी भेड़। आलसी लड़की वहाँ से भाग गई। फिर वो एक बड़े से खूबसूरत घर में पहुंची। आलसी लड़की ने इसका फायदा उठाकर परियों से काम मांगा। 7 परियां उसके सामने आ गई थी। परियों ने उसे 1 साल रहने को कहा और 6 कमरे साफ करने को कहे। भूलना मत लड़की, तुम्हें उस 7वें कमरे में बिल्कुल भी नहीं जाना है। आलसी लड़की ने कई महीनों तक उन 6 कमरों को साफ किया, लेकिन एक दिन उसने अपना वादा तोड़कर वो उस 7वें कमरे में चली गई। वहाँ सोने और चांदी के सिक्कों के बजाय वहाँ मधुमक्खियाँ और चमगादड़ भरे थे। मधुमक्खियों ने उसे कई जगह पर काट लिया और उसके पूरे शरीर पर घाव भर गए। उसे बहुत तकलीफ हुई और आलसी लड़की वहाँ से निकलकर अपनी घर की तरफ भागने लगी। जब वो भाग रही थी तो उसे वो भेड़ दिखी जिसकी उसने मदद नहीं की थी। वो भेड़ मोतियों से लिपटी हुई थी। लड़की ने मोतियों के लिए उसे पकड़ना चाहा, लेकिन वो भेड़ भाग रही थी और वो उसे पकड़ नहीं पाई। लड़की फिर चलने लगी और वो बहुत ज्यादा थक गई थी और रास्ते में वो उस तंदूर के पास पहुंची जिसकी उसने मदद नहीं की थी। वहां पर गरम-गरम डबल रोटियां रखी हुई थी। जब उसने डबल रोटी लेने की कोशिश की तो तंदूर बहुत गर्म हो गया और आलसी लड़की का हाथ जल गया। वो आलसी लड़की वहां से भी भाग गई। रास्ते में उसे वो पेड़ मिला जिसकी मदद उसने नहीं की थी। उस पेड़ पर बहुत सारे मीठे फल लटक रहे थे। जब उसने फल तोड़ने की कोशिश की तो पेड़ ने अपनी डालियां उस तरफ झुका ली। लड़की फिर दूसरी तरफ भाग के गई, लेकिन पेड़ ने अपनी डालियां दूसरी तरफ झुका ली। वो भाग भाग कर थक गई और उस लड़की ने फिर फल तोड़ने का इरादा भी छोड़ दिया। और वो लगातार 2 दिन तक चलती रही और आखिरकार वो घर पहुंच गई। उसके पापा और उसकी बहन ने उसे घर आते देखा। वो बहुत ही बुरी हालत में थी, कपड़े भी बहुत ही गंदे थे। वो लोग चौंक गए। तो फिर उस आलसी लड़की ने बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरी प्यारी बहन, अब तुम्हें समझ जाना चाहिए, मेहनत करना, मदद करना बहुत जरूरी है। याद रखो बेटी, अगर तुम जिंदगी में ईमानदारी और मेहनत से काम करोगी तो तुम्हें इसका इनाम जरूर मिलेगा। उस दिन के बाद आलसी लड़की बिल्कुल भी आलसी नहीं रही। दोनों बहनें अब मिलकर मेहनत किया करती थी और अपने मेहनत का फल पाती थी। और ये छोटी सी फैमिली अब हमेशा खुशी और सुकून से रहने लगी, बहुत ही प्यार के साथ। 1 आँख, 2 आँखें और 3 आँखें। कहीं दूर किसी जगह 3 बेटियां थी। एक बूढ़ी औरत अपने 3 बेटियों के साथ रहा करती थी। उसकी बड़ी बेटी की 1 आँख थी, उससे छोटी बहन की 3 आँखें थी और सबसे छोटी बेटी की 2 आँखें थी। उनकी माँ दोनों बड़ी बेटियों को पसंद करती थी। वो सब कुछ करती जो वो दोनों कहती। शुक्रिया माँ। पर सबसे छोटी बेटी को घर
घर का सब काम दिया जाता था और उसके बावजूद वो सब उससे बुरा भला कहते रहते थे और उसे वो लोग खाने पे भी साथ नहीं बुलाते थे। माँ, ये हमारे साथ खाने की टेबल पर नहीं बैठ सकती क्योंकि ये कुछ सही नहीं कर सकती। पर मैं तो माँ ने उसकी सबसे छोटी बेटी को उनके साथ बैठने नहीं दिया। उसको बचा कुचा खाना ही देते थे। जब सब खा चुके होते थे, फिर भी वो बहुत अच्छे दिल की और सबकी मदद करने वाली थी। एक दिन दोनों बड़ी बहनें उनकी छोटी वाली बहन के पास आई। उन्होंने उसकी बहुत बेइज्जती की और उस पे सारे गंदे कपड़े फेंक दिए। तुमने ये कपड़े सही से नहीं धोए, फिर से धो। छोटी बेटी रोती हुई घर से चली गई। वो नदी के पास कपड़े फिर से धोने चली गई। ये दोनों मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? मैंने क्या बिगाड़ा है इनका? जब सबसे छोटी वाली बेटी रो रही थी, तभी अचानक से एक परी उसके सामने आई। पर उस परी ने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। तुम रो क्यों रही हो प्यारी सी लड़की? क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ घर में। मेरी माँ और मेरी बहनें मुझे पसंद नहीं करते और मुझे किसी काम का नहीं समझते और मुझे बचा कुचा खाना देते हैं। अरे निराश ना हो प्यारी लड़की, देखो मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है, एक जादू की छड़ी। अगर तुम कोई विश मांगो और छड़ी को 3 बार हिलाओ तो वो विश पूरी हो जाएगी। जब उसने एक विश की, उसके सामने एक खाने का टेबल आ गया। पूरा टेबल अच्छे अच्छे खानों से भरा था। आहा, इतने सारे अच्छे अच्छे पकवान, वो भी ताजे और स्वादिष्ट। वो बेचारी कई दिनों की भूखी थी, तो उसने टेबल पर रखा खाना खाना शुरू कर दिया। जब तुम खा लो तो तुम्हें छड़ी को 2 बार घुमाना होगा प्यारी बच्ची, समझ गई ना? सिर्फ 2 बार। और परी गायब हो गई बिना अपना चेहरा दिखाए। उसने पेट भर के खाना खा लिया और छड़ी को 2 बार घुमाया और टेबल गायब हो गया। ओह, मेरा पेट भर गया। मैं बहुत खुश हूँ, पर मुझे ये छड़ी अपनी माँ और बहनों से दूर छुपानी होगी, वरना वो मुझे बर्बाद कर देंगे। वो लड़की अपने घर वो छड़ी चलने वाली छड़ी की तरह ले गई। उसने बचा हुआ खाना देखा, पर उसे खाया नहीं क्योंकि उसका पेट तो भरा हुआ था। वो हर रोज अपनी चलने वाली लकड़ी के साथ बाहर जाती थी। वो पानी के किनारे जाकर छड़ी को घुमाती थी और पेट भर खाना खाती थी। पर एक दिन जब वो घर लौटी तो उसकी दोनों बहनों ने अपनी छोटी बहन में बदलाव देखा। ये जब भी बाहर जाती है तो इतना खुश क्यों होती है ये? और ये बचा हुआ खाना भी नहीं खा रही है। अगले दिन दोनों बड़ी बहनों ने अपनी छोटी बहन का पीछा किया। कुछ देर बाद वो पानी के किनारे पहुंची। उसने एक विश की और छड़ी को 3 बार घुमाया और खाने से भरा एक टेबल उसके सामने आ गया। ये देखकर उसकी दोनों बहनें हैरान हो गई। तो ये रोज रोज अच्छा खाना खाने यहाँ आती है और हमें वो खाना भी नहीं देती। दोनों बहनें घर गई और अपनी माँ को सब बता दिया। उनकी माँ को यकीन ही नहीं हुआ और बहुत गुस्सा करने लगी।
दोनों आंख वाली लड़की के आने से पहले सब लोग छुप गए। उसके घर आते ही माँ उसके पास गई और उससे छड़ी वापस ले ली और उसके 2 टुकड़े कर दिए। नहीं, ये आपने क्या किया? तुम अच्छे अच्छे खाने खाती रहती हो और हम घर पर भूखे रहते हैं। अब तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। उसे बहुत बुरा लगा और वो छड़ी लेकर रोते हुए बाहर चली गई। और तभी उसी वक्त अच्छी परी अचानक से उसके पास आई। रो मत खूबसूरत लड़की, इस छड़ी को ले जाओ और चांद रात को जमीन में दफन कर दो। तुम्हारी खुशी वापस आएगी। परी वापस चली गई और लड़की उसकी शक्ल नहीं देख सकी। 2 आंख वाली लड़की ने परी की बात मानी और छड़ी दफन कर दी। अगले दिन उसी जगह एक पेड़ उग गया जिसके फल सोने के रंग के थे। वो बहुत बड़ा पेड़ था। हर कोई उस पेड़ को देख रहा था। 2 आंख वाली लड़की की बहन और माँ उस पेड़ के ऊपर चढ़ना चाहते थे और फल तोड़ना चाहते थे, पर वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। ये देखकर वो लड़की उनके पास आई। शायद मैं ये फल तोड़ने में आपकी मदद कर दूं? हाँ, हम तो नहीं तोड़ पाए, तुम कैसे तोड़ सकोगी? उसने जब फल तोड़ने की कोशिश की और कहा, मुझे फल और खुशी दो, खूबसूरत पेड़। उसके ऐसे कहते ही पेड़ की डाल नीचे झुकाई और उसने आराम से फल ले लिए। वो फल अपनी माँ और बहनों को देना चाहती थी, पर वो उससे जलते थे। ओह, ऐसा तो मैं भी कर सकती हूँ। देखो, मुझे फल और खुशी दो, खूबसूरत पेड़। मुझे फल और खुशी दो, खूबसूरत पेड़। पर इस बार पेड़ ने उन दोनों की बात बिल्कुल नहीं मानी। ये पेड़ सिर्फ उसी की बात क्यों मानता है? उस वक्त एक खूबसूरत राजकुमार घोड़े पर आया। यहाँ से जाओ लड़की, झाड़ी में जाकर छुप जाओ, हमारी नाक मत कटवाओ तुम। बेचारी 2 आंख वाली लड़की अपनी माँ की बात मानकर छुप गई। जब राजकुमार पेड़ के पास आया, वो चौंकाना रह गया। वाओ! अगर मुझे इस खूबसूरत पेड़ की टहनी मिल जाए तो मैं इसके मालिक को दुनिया का सबसे खुश इंसान बना दूंगा। हम इस पेड़ के मालिक हैं राजकुमार, मैं आपको इसकी टहनी दे सकती हूँ। दोनों बेटियां कूद कूद कर पेड़ से टहनी तोड़ने लगी, पर दोनों के हाथ कुछ भी नहीं लगा। आपने तो कहा था कि ये पेड़ आपका है, तो फिर आप इसमें से एक भी फल कैसे नहीं तोड़ पा रही? छोटी बेटी बाहर आकर राजकुमार को फल देना चाह रही थी, पर वो अपनी माँ और बहनों से डरी हुई थी, इसीलिए वो कुछ नहीं कर पाई और रोने लगी। पर उसी वक्त परी वापस आ गई। प्यारी लड़की, जाओ पेड़ की पत्ती ले आओ और बिना डरे राजकुमार के पास जाओ। उसने जैसे परी ने कहा वैसे किया और उसके फटे हुए कपड़े खूबसूरत कपड़ों में बदल गए। वो फौरन बाहर निकल कर आ गई और राजकुमार के पास फल लेके चली गई। राजकुमार उसे देखता ही रह गया और उस पर से नजर ही नहीं हटा पाया। मैं आपको टहनी और फल दे सकती हूँ। मैं तुम्हें दुनिया का सबसे खुश इंसान बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसने राजकुमार का न्योता मान लिया और दोनों गले लग गए। ये देखकर उसकी माँ और बहनों ने उससे माफी मांग ली।
हमें लगा तुम कुछ नहीं कर पाओगी क्योंकि तुम सबसे छोटी थी, पर तुम तो सबसे अच्छे दिल की निकली। मुझे माफ कर दो। उसने अपनी माँ और बहनों को माफ कर दिया। ये पेड़ तुम लोगों का है। अब तुम्हें जितने फल चाहिए तुम ले सकते हो। ये सुनकर वो जादुई परी पेड़ के ऊपर आ गई और पहली बार अपना चेहरा दिखाया और वो हैरान हो गई ये देखकर कि परी की भी 3 आंखें हैं और उसको पता चला कि लोगों का दिल अच्छा होना चाहिए अच्छा काम करने के लिए, वो कैसे भी दिखे। आखिर में छोटी बेटी और राजकुमार घोड़े पर बैठकर चले गए। एक दफा की बात है, बहुत दूर एक जगह एक बहुत प्यारी बच्ची थी जिसका नाम कैरन था। वो अपनी माँ के साथ एक छोटे घर में रहती थी और बहुत खुशमिजाज लड़की थी। वो अपनी माँ से सब कुछ पूछती थी जिसके बारे में वो उत्सुक होती। माँ, आसमान में ये छोटी रोशनी क्या है? ये तारे हैं कैरन। जो लोग भी जमीन पर रहते हैं आखिर में तारों में बदल जाते हैं और हमेशा आसमान में चमकते हैं। कैरन के पास सिर्फ एक खिलौना, एक कपड़ा और एक लकड़ी के स्लीपर का जोड़ा था जो वो सड़क पर पहनती थी। लकड़ी का स्लीपर उसकी माँ ने उसके लिए बनाए थे जो आरामदेह नहीं था, लेकिन वही एक जोड़े उसके पास थे। एक दिन कैरन की माँ बहुत बीमार हो गई, इसलिए कैरन कस्बे में अपनी माँ का इलाज लेने गई और रास्ते में सड़क किनारे एक डब्बे में उसे एक लाल जूती की जोड़ी मिली। जूतियाँ बहुत अच्छी चमक रही थी। कैरन उसे अपने घर लाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकी। माँ देखो, मुझे ये रास्ते के किनारे पर मिला। क्या ये खूबसूरत नहीं है? बिल्कुल मेरे साइज के हैं। कैरन, ये किसी और का हो सकता है। तुम्हें ये फौरन वापस ले जाना चाहिए। लेकिन अगर ये किसी की होती तो वो इसे डब्बे के साथ वहाँ नहीं छोड़ता। शायद इसके मालिक से गलती से गिर गया हो। फिर तो उन्हें गिराना नहीं चाहिए था। मुझे मिले हैं। जब ये मुझे मिले हैं तो ये मेरे हैं। बेटी, मेरी बात अच्छे से सुनो। शायद इस वक्त मैं तुम्हारे लिए नई जूती ना खरीद पाऊँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम इसकी वजह से किसी और की जूतियाँ पहनो। प्लीज जिद्दी मत बनो। वादा करो तुम ये लाल जूतियाँ नहीं पहनोगी। कैरन अफसोस के साथ लाल जूतियां ना पहनने का वादा की और उसे अपने बेड के नीचे छुपा दी। महीनों गुजर जाने के बाद एक दिन कैरन घर आई और अपनी माँ को घर में नहीं पाई। हर जगह तलाश की। उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ चमकदार तारा बन गई है। अगले दिन अपनी माँ को दफन करने जाते वक्त कैरन वो लाल जूतियां पहनी। जो फ्यूनरल पर आए थे वो कैरन की जूतियों से अपनी नजर नहीं हटा सके। कैसे ये लाल जूतियां पहन सकती है? बहुत ही बेअदबी है। लेकिन कैरन को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसे अपनी जूतियां पसंद थी। एक अच्छे दिल की औरत कब्रिस्तान से गुजर रही थी। उसे पता चला कि ये छोटी बच्ची अब एक अनाथ है, तो वो उसे गोद लेना चाहती थी। प्यारी बच्ची, मेरे साथ चलो। जब तुम बड़ी होगी तो मैं तुम्हें कामयाब और खूबसूरत बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। इसलिए कैरन बूढ़ी औरत के साथ सालों रहने के लिए गई। कैरन, तुम ये जूतियाँ जब से तुम्हारी माँ दफन हुई तब से पहन रही हो। अब तुम्हें इसे उतारना चाहिए। ये बहुत गंदे हैं। नहीं, मुझे अपनी लाल जूतियाँ बहुत पसंद हैं। अरे कैरन, जिद्दी मत बनो। चलो अपनी जूतियाँ बदलो या अच्छी जूतियाँ खरीदो। मैं वादा करती हूँ। कैरन बूढ़ी औरत को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी जो उसे अपनाकर रहम की थी। आखिरकार वो लाल जूतियाँ उतार दी और उन्हें फेंक दी।
वक्त गुजरता गया। फिर एक दिन कैरन अपने नए कमरे में नए कपड़े और खिलौने खेल रही थी और बूढ़ी औरत उसके लिए एक नई जूतियों का जोड़ा लाई थी। लेकिन कैरन को वो जूतियां पसंद नहीं थी। लेकिन ये नीले हैं और गंदे हैं, मुझे ये पसंद नहीं है। और आने वाले कई सालों तक कैरन अपने जूतों को बहुत मिस करती थी। वो बड़ी होकर बहुत सुंदर लड़की हुई, लेकिन उसका जिद्दीपन कभी नहीं बदला। जब भी बूढ़ी औरत उसके लिए तोहफा लाती, मैं ये नहीं पहनना चाहती, लेकिन मैं ये तुम्हारे लिए सिली हूँ। मैं ये खाना कभी नहीं खाऊंगी, मेरे लिए फ्रेंच फ्राइज बनाओ। प्लीज थोड़ा सा चख लो बेटी। बूढ़ी औरत को बहुत अफसोस हुआ जब कैरन टेबल से बिना खाए चली गई। उसने उसके लिए फ्रेंच फ्राइज बनाकर उसके रूम ले गई। उस वक्त कैरन अपनी नीली जूतियां निकाल रही थी। देखो, मेरी सारी चीजें छोटी हो गई हैं। मैं बड़ी हो गई हूँ। अच्छा, फिर चलो नए कपड़े और जूतियां लेते हैं। फिर बूढ़ी औरत और कैरन स्टोर गए। देखो, बिल्कुल मेरी पसंदीदा लाल जूतियों की तरह है। मुझे ये चाहिए, यही लेते हैं। कैरन, तुम्हें फैंसी लाल जूतियों की जरूरत नहीं है। तुम्हें ऐसी जूतियां चाहिए जिसे तुम हर जगह पहन सको। जैसे अगर हमें फ्यूनरल पर जाना हो, मैं सिर्फ एक जोड़ी जूती खरीद सकती हूँ। चलो ये काले रंग वाली खरीदते हैं और घर चलते हैं। मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम दोनों जूतियाँ नहीं लोगी तो मैं अब से हर जगह नंगे पैर चलूंगी। छोटी बच्ची, काश तुम जिद्दी नहीं होती। बूढ़ी औरत कैरन के लिए काली जूतियाँ ली और अपने बचे पैसे से उसको खुश करने के लिए चमकीली लाल जूतियाँ भी ली। उन्हें घर चल कर जाना था। बूढ़ी औरत के पैर पूरे रास्ते बहुत दुखे और वो बिगड़ी कैरन को नहीं संभाल पा रही थी। और कैरन को फर्क नहीं पड़ता था। वो अपनी नई लाल जूतियों के साथ घर चली। एक दिन बूढ़ी औरत कैरन से कही कि उन्हें कस्बे में एक फ्यूनरल पर जाना है। कैरन, पक्का अपनी काली जूतियां पहनना, नहीं तो फ्यूनरल की बेअदबी होगी। कैरन अपने रूम में काली जूती और फिर चमकीली लाल जूती को देखी। वो लाल जूती पहनने का फैसला की। जब वो घर से निकले, उसने उन्हें अपनी स्कर्ट से छुपा ली ताकि बूढ़ी औरत को जूती ना दिखे। जबकि फ्यूनरल पर सबने कैरन की जूतियां देखी। स्कर्ट के नीचे चमक रही थी। वो आपस में फ्यूनरल पर कैरन की लाल जूती के बारे में बात की। कितनी बेअदबी की अलामत है, बात कर रहे थे। जो बातें हो रही थी, जब बूढ़ी औरत तक पहुंची, वो बहुत गुस्सा हुई। मैं जो तुमसे कही वो तुम नहीं सुनी और तुम फिर से लाल जूती पहनी। तुम बहुत जिद्दी हो कैरन, कुछ तो इज्जत करो। एक खूबसूरत बादशाह उस वक्त वहां से गुजरा और कैरन की खूबसूरती का दीवाना हो गया। वो उसके पास आया और अपने घुटनों पर बैठकर उसकी तारीफ किया। तुम कितनी खूबसूरत हो और इन खूबसूरत जूतियों में नाजुक लग रही हो। मेरे बादशाह, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। तुम जरूर बहुत अच्छी डांसर हो। मैं तुम्हें आज रात महल की डांस पार्टी में दावत देता हूँ, प्लीज आना। बादशाह के बुलावे की खुशी में कैरन खुशी से नाचने लगी। लेकिन थोड़ी देर बाद कैरन डांस नहीं रोक पा रही थी। मैं क्यों अपने पैरों को नहीं रोक पा रही? क्या हो रहा है? कैरन बूढ़ी औरत और बादशाह से डांस करते हुए दूर हो रही थी। कैरन, वापस आओ! बादशाह कुछ देर उसका पीछा किया, लेकिन उसे खो दिया। कैरन की जूतियां कैरन से ज्यादा जिद्दी बन गई थी। वो उसे पहाड़ की चोटी तक ले गई और उसे लगातार 3 दिन रात नचाते रहे।
कैरन के पैर बहुत दुख रहे थे और वो हर स्टेप पर चीखती थी। भले ही वो कीचड़ और कांटे में गए, लेकिन वो डांस करना बंद नहीं किए। बहुत हुआ, मैं बहुत थक चुकी हूँ। अब से मैं जिद नहीं करूँगी, वादा करती हूँ। प्लीज जूतिया, रुक जाओ, प्लीज रुको। और कैरन कही कि वो अपनी सारी जिदें छोड़ देगी। लाल जूतियाँ उसके पैरों से निकल गई और कैरन जमीन पर गिर गई और लाल जूतियाँ उसके बगैर डांस करती रही। कैरन एक छड़ी पाई और उसे पकड़कर दर्द में घर पहुंची। उसके पैर बहुत दुख रहे थे। वो खुशी से रोने लगी जब वो अपना घर देखी। बूढ़ी औरत उसे दरवाजे पर मिली। दोनों एक दूसरे को गले लगाए। मैं जानती हूँ मैं जिद्दी लड़की थी, लेकिन मैं वादा करती हूँ अब वैसे नहीं रहूंगी। कैरन की जिद छोड़ने के बाद चीजें बेहतर होना शुरू हुई। एक दिन कोई दरवाजा खटखटाया। वो नौजवान और खूबसूरत बादशाह था। अच्छा, तुम यहाँ हो कैरन? मैं डांस कर रहा था लेकिन तुम बहुत तेज थी। कैसे तुम ये की? कैरन खूबसूरत और नौजवान बादशाह को देखकर बहुत खुश हुई। ये वही दिन था जब बादशाह और कैरन का प्यार शुरू हुआ। जिद को पीछे छोड़कर कैरन खुशी और सुकून की जिंदगी जी। एक दिन दुष्ट रानी हेला ने उसके नौकर डंकव का निर्माण किया। मेरे जादुई दर्पण डंकव का अनावरण करे। चेम्बरलेन डंकव अनाड़ी था। उसने अपने शरीर से कवर हटा दिया। मूर्ख, चले जाओ यहाँ से। रानी ने खुद को आईने में देखा और फिर कहा, दर्पण दर्पण मुझे बता, सबसे सुंदर कौन है, क्या है पता? जादुई दर्पण ने उसे उत्तर दिया, इस भूमि पर मेरी रानी अब आप सबसे सुंदर नहीं है, स्नो वाइट सबसे सुंदर है। हेला बहुत क्रोधित हुई। ये हो नहीं सकता, मुझसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं। पूरा महल उसके गुस्से से थरथराता हुआ लग रहा था और उसका दुष्ट दिल स्नो वाइट की सुंदरता को नष्ट करना चाहता था। उसने एक योजना बनाई और शिकारी को स्नो वाइट को जंगल में ले जाकर मारने का आदेश दिया। और मुझे उसका दिल ला कर दो। स्नो वाइट ने शाही शिकारी पर भरोसा किया और उसके साथ जंगल में चली गई। रास्ते में उसने जमीन पर एक घायल पक्षी देखा। स्नो वाइट ने उसके पंख ठीक करने में मदद करने के लिए पक्षी को उठाया। उसके पीछे से शिकारी उस पर झपटा और स्नो वाइट को मारने के लिए उसने अपना धनुष निकाला। उसने उस पर निशाना लगाया, लेकिन वो देख सकता था कि स्नो वाइट का दिल मोम की तरह था। उसने घायल पक्षी को पकड़ रखा था और उसने फैसला किया कि स्नो वाइट को मारना गलत है। स्नो वाइट, उसने मुझे तुम्हें मारने का आदेश दिया। मैं तुम जैसे अच्छे और दयालु व्यक्ति को कैसे मार सकता हूँ? कौन मेरी जान लेना चाहता है? रानी हेला, आपको भागना होगा और छुपना होगा। शिकारी ने झूठ बोलकर हेला को गुमराह करने का सोचा और स्नो वाइट के बदले एक जंगली सुअर को मार दिया ताकि वो हेला को सुअर का दिल दे सके और हेला को लगे कि स्नो वाइट मर चुकी है। राजकुमारी घबरा गई, अंधेरे जंगल में भाग गई। वो रात भर तेज शाखाओं और चमगादड़ से जूझती रही जब तक उसे आगे का रास्ता नहीं मिला। वो पेड़ से टकरा गई और ठंड अंधेरे से घिरे फॉरेस्ट में सो गई। जब शिकारी महल पहुंचा तो वो सीधा हेला के पास पहुंचा। मैंने आपकी आज्ञा पूरी कर दी है। रानी हेला ने बॉक्स लिया और दिल की जांच की।
उसने मान लिया कि स्नो वाइट मर चुकी है और उसकी दुष्ट हंसी से महल गूंज उठा। आखिरकार जब सुबह हुई तो स्नो वाइट के भरे जंगल में आंख खुली। उसके सामने एक प्यारा सा घर था, एक छोटे बगीचे और बाड़ के दीवार के साथ छोटी सी खिड़कियां, एक गोल हरा दरवाजा, एक डोर बेल के साथ। उसने घंटी बजाई लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया और जब वो दरवाजा खटखटाने पहुंची तो वो खुल गया। अंदर सब कुछ इतना छोटा था कि ऐसा लगा जैसे वो खिलौने के घर में हो। छोटे बर्तन, छोटे चम्मच, ग्लास। जब उसे सूप का एक छोटा कटोरा मिला तो भूख लगने के कारण उसने सूप पी लिया और फिर एक छोटे से बिस्तर पर सो गई। कुछ दूरी पर घर के मालिक खदानों में अपना काम करके वापस आ रहे थे। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वे चुपचाप चले गए और फुसफुसाए। किसी ने मेरी रोटी खाई है, किसी ने मेरी प्लेट का इस्तेमाल किया है, कोई मेरे बिस्तर पर सो रहा है। कितनी सुंदर लड़की है। ओए ओए पकड़ो, अरे पकड़ो, अरे पकड़ो, पकड़ो, पकड़ा, ओ नहीं, पकड़ो, पकड़ो, अब वो जाग रही है और ब्लैंकेट में छुप रही है। छोटी लड़की, हमसे डरने की जरूरत नहीं, हम 7 बौने हैं। मैं हूँ एस और ये है जॉली, एंग्री, क्यूरियस, सिली, शाय और लेजी। ओह, मैं स्नो वाइट हूँ। मुझे खेद है कि मैं आपके घर घुस गई। स्नो वाइट ने उन्हें अपने साथ हुई हर बात बताई और बौने उसकी कहानी सुनकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा कि वो उनके साथ उनके छोटे से घर में रह सकती हैं। दूर एक और जमीन में एक युवा सुंदर राजकुमार था। उसका नाम एंटवान था। उसे रात में बाहर बैठकर सितारों को देखना बहुत पसंद था, जो उसे उसके लोगों की याद दिलाते थे। एक रात उसने तारों भरे आकाश में स्नो वाइट का चेहरा देखा और उसे लगा कि उसे खोजना चाहिए। एक परी ने उसे बताया कि वो खतरे में है और उसने उसे एक जादुई दिल के आकार का हार दिया। तो राजकुमार एंटवान अपने भरोसेमंद घोड़े पर बैठकर उस सुंदर चेहरे को ढूंढने निकला। यहाँ महल में दुष्ट हेला फिर से जादुई दर्पण के सामने खड़ी थी। डंको, जादू दर्पण से पर्दा हटाओ, मुझे अपनी सुंदरता देखने दो। डंकव ने प्रवेश किया, लेकिन कवर दर्पण पर अटक गया था और उसने लगभग उसे खींच लिया। डंकव एक अनाड़ी सेवक था। हमेशा सबसे महत्वपूर्ण समय पर वो अजीब और अनाड़ी बर्ताव किया करता था। हेला लगातार उससे नाराज थी। जब डंकव निकल गया तो हेला ने फिर से दर्पण से पूछा कि वो कितनी सुंदर है। दर्पण, दर्पण, मुझे बता, सबसे सुंदर कौन है, तुझे पता? क्षमा करे मेरी रानी, लेकिन स्नो वाइट जो 7 बौनों के साथ रहती है वो इस देश में सबसे सुंदर है। नहीं नहीं, मुझे लगा कि स्नो वाइट मर चुकी है। हेला पूरी रात जागती रही। स्नो वाइट को एक बार हमेशा के लिए मारने के लिए उसने दुष्ट योजना बनाने का फैसला किया।
सबसे अच्छा तरीका खुद का रूप बदलना होगा, इसलिए वो एक प्यारे से खरगोश में बदल गई। सुबह बौने काम पर चले गए। एक एक करके उन्होंने गाल पर स्नो वाइट को चूमा और खदान के लिए चल पड़े, एक चेतावनी देकर। अब राजकुमारी, अजनबियों के लिए दरवाजा मत खोलना, ये सुरक्षित नहीं है। जंगल शांत लग रहा था और स्नो वाइट ने बगीचे में फूलों को पानी देना शुरू किया। राजकुमारी ने बगीचे में बैठे एक छोटे खरगोश को देखा जिसे चोट लगी थी। उसने जाकर उसे उठाया और घर के अंदर ले आई। उसने खरगोश की चोट पर पट्टी बांधी और उसे बौने के बिस्तर पर धूप में आराम करने सुला दिया। बनी सोया हुआ लग रहा था, पर जैसे ही स्नो वाइट कमरे से बाहर गई, खरगोश ने अपनी आंखें खोली और कमरे में देखा। और फिर वो उछला 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 और हेला में बदल गया। यही योजना उसने बनाई थी। उसने तकिए में बैंगनी जहर डाला, ये सोचकर कि राजकुमारी वहां सो जाएगी और जहर से मर जाएगी। स्नो वाइट बगीचे में काम करके इतना थक गई थी कि वो आराम करने के लिए अंदर आई। वो उस जहरीले तकिए पर अपना सिर रखने ही वाली थी स्नो वाइट। जब उसने सुना कि बौने घर आ गए हैं। राजकुमारी उनसे दरवाजे पर मिली और रात के खाने के बाद उन्होंने रात भर नृत्य किया। फायरप्लेस के सामने स्नो वाइट सो गई और उसने जो भी किया अच्छा किया, क्योंकि इसके कारण वो जहरीले तकिए पर सोने से बच गई। जब हेला अपने महल में लौट आई, तब डंका उसके दरवाजे की रखवाली कर रहा था। ये सोचकर कि उसकी योजना सफल हो गई है, वो जादुई दर्पण के सामने चली गई। दर्पण दर्पण, मुझे बता, सबसे सुंदर कौन है पता? मेरी रानी स्नो वाइट, जो 7 बौनों के साथ रहती है, वो आपसे अधिक सुंदर है। नहीं 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 नहीं, मुझे इस दुनिया में सबसे सुंदर होना है। मैं स्नो वाइट को मारने की योजना बनाऊंगी। कुछ दिन बाद जब बौने खदान में काम कर रहे थे, स्नो वाइट बौने के फटे हुए कपड़ों की सिलाई कर रही थी और फिर उसने दरवाजे पर एक दस्तक सुनी। दरवाजा 3 बार खटखटाया। स्नो वाइट ने दरवाजे के माध्यम से देखा कि कौन है, और ये एक बूढ़ी बदसूरत महिला थी जिसके पास सेब की एक आप कौन है? मैं एक विक्रेता हूँ। मेरे पास बहुत स्वादिष्ट सेब है, क्या आप खाकर देखना चाहोगी? स्नो वाइट को पहले दरवाजा खोलने से डर लग रहा था, लेकिन उसे लाल सेब बहुत पसंद थे। ये लो, इसका आनंद लो मेरी सुंदर बच्ची, मेरी तरफ से। स्नो वाइट ने बूढ़ी महिला द्वारा दिया गया सेब लिया और एक निवाला खाया। सेब में जहर था। मदद के लिए चिल्लाने से पहले ही वो जमीन पर गिर गई। सड़क के ठीक नीचे राजकुमार एंटवान ने अपने घोड़े को एक पेड़ की छांव में विश्राम के लिए बांध दिया। उसने आकाश में जो सुंदर चेहरा देखा था, उसे खोजने के लिए वो दूर तक यात्रा कर रहा था। सड़क से कुछ दूर उसने एक बूढ़े व्यक्ति को अकेले चलते देखा। वो उससे बात करने जा रहा था, तभी अचानक वो दुष्ट रानी हेला में बदल गई। राजकुमार और उसका घोड़ा स्तब्ध रह गया और उसने पता पूछने का इरादा बदल दिया। देर रात जब बौने घर आए तो उन्होंने देखा कि स्नो वाइट अभी भी फर्श पर बेजान पड़ी है। वे बहुत दुखी हुए और उनके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। उन्होंने एक सुंदर कांच का ताबूत तैयार किया और उसे देश की सबसे लंबी नदी तक पहुंचाया, ताकि राज्य के सभी लोग उसकी सुंदरता के बारे में जान सके। नीचे की तरफ राजकुमार नदी के किनारे अपने घोड़े पर यात्रा कर रहा था
और उसने नाव में कांच के ताबूत को देखा। उसने लड़की के चेहरे को पहचान लिया। राजकुमार बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने ताबूत के कवर को खोला। उसने अपनी जेब से स्टार डस्ट हार लिया और इसे राजकुमारी पर रख दिया। अलविदा राजकुमारी, हमेशा सितारों की तरह चमकती रहना। लेकिन राजकुमार ने हलचल देखी। स्टार डस्ट हार जादुई था और उसे आकाश में देखे गए चेहरे की खोज के लिए पुरस्कृत किया गया था। स्नो वाइट पुनर्जीवित हुई। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने उसे जीवन दान देने वाला एक सुंदर राजकुमार खड़ा था, जिसे देखकर वो आश्चर्यचकित रह गई। जब वे किनारे पर आए तो स्नो वाइट के महल पहुंचे तो उसने और राजकुमार एंटवान ने राजा को सब कुछ बताया। जब राजा को पता चला कि रानी हेला ने स्नो वाइट के साथ क्या किया है, उसने उसे राज्य से निकाल दिया। राजा ने जादू के दर्पण और हेला की सभी वस्तुओं को महल के तहखाने में बंद कर दिया। कई महीनों बाद स्नो वाइट और प्रिंस को प्यार हो गया, इसलिए ये एक अरेंज मैरिज नहीं थी। और फिर महल में एक शानदार शादी संपन्न हुई। उन्होंने दोनों को भी आमंत्रित किया और जश्न मनाया और खुशी से जिंदगी बिताने लगे।